नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूँ। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, हमारा समय दिया हुआ 12 दिन और दूसरा समय क्या दिया 18 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 12 और 18 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 12 और 18 का एलसीएम निकल के आ जाएगा 36। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 36 यूनिट, हम टोटल वर्क को मान लेंगे 36 यूनिट। अब देखिए इस 36 यूनिट काम को जब ए कर रहा है, इस 36 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 12 दिन का समय लग रहा है। इस 36 यूनिट काम को जब बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 18 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 12 दिन में अगर 36 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। बी जो है 18 दिन में अगर 36 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि ए जो है कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। यानी पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन ए काम करेगा, पहले दिन ए काम करेगा और ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन ए काम करेगा। ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। अब देखिए दूसरे दिन कौन काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा। बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। बी का इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट। अब देखिए यहाँ टोटल समय कितना हो गया, यहाँ टोटल समय हो गया 2 दिन। टोटल समय कितना हो गया, 2 दिन। 2 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। यानी 2 दिन में 5 यूनिट काम होगा। अब देखिए हमें टोटल काम कितना करवाना है, हमें टोटल काम करवाना है 36 यूनिट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस 5 को 36 के करीब हम लाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए 5 को 36 के करीब लाने के लिए अगर हम इस 5 में 7 से गुणा कर लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगर हम इस साइड 7 से गुणा करेंगे तो हमें इस साइड भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 2 में हम 7 से गुणा करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 14 दिन हो जाएगा। 14 दिन में कितना काम हो जाएगा, 35 यूनिट काम हो जाएगा। अब देखिए हमें टोटल काम कितना करवाना है, 36 यूनिट। 35 यूनिट काम हो गया, 1 यूनिट काम बच गया। अब देखिए 14वें दिन कौन आया होगा, बी आया होगा। उसके बाद कौन आएगा, ए आएगा। अब देखिए 1 यूनिट काम बच गया, 1 यूनिट काम बच गया। और ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। तो 1 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 1/3 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल समय निकल के आ जाएगा, और इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल काम निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14 सही 1/3 दिन। 14 सही 1/3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 36 यूनिट काम हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि काम जो है 14 सही 1/3 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक नल ए एक टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों नल ए एवं बी खोल दिए जाएं एवं 2 घंटे बाद नल ए बंद कर दिए जाएं तो दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितने घंटों में भर सकेगा? तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, 8 घंटा और दूसरा समय क्या दिया है, 6 घंटा। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 8 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 8 और 6 का एलसीएम हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 8 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 8 और 6 का एलसीएम निकल के आ जाएगा 24। तो देखिए हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 24 यूनिट, हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 24 यूनिट। अब देखिए 24 यूनिट पानी जब नल ए भर रहा है, 24 यूनिट पानी जब नल ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 8 घंटा का समय लग रहा है। 24 यूनिट पानी जब नल बी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 6 घंटा का समय लग रहा है। तो हम यहाँ से दोनों नल का इफिशियंसी निकाल सकते हैं।
अब देखिए नल ए जो है 8 घंटा में अगर 24 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 3 यूनिट। नल बी जो है 6 घंटा में अगर 24 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 4 यूनिट। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि दोनों नल को एक साथ जो है 2 घंटा के लिए खोल दिया जा रहा है। दोनों नल को एक साथ यानी ए और बी को अगर 2 घंटा के लिए खोल दिया जाए, 2 घंटा के लिए अगर खोल दिया जाए तो 2 घंटा में टंकी के अंदर कितना पानी भर पाएगा। देखिए ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है तो बी जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है, यानी दोनों मिलके 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे, 7 यूनिट। तो 2 घंटा में दोनों मिलके कितना यूनिट पानी भरेंगे, 2 घंटा में दोनों मिलके 14 यूनिट पानी भरेंगे। अब देखिए हमें टोटल पानी भरना कितना है, 24 यूनिट, जिसमें से 14 यूनिट पानी भर गया, यानी शेष कितना बच गया, शेष जो है पानी भरना कितना बच गया। हम क्या करेंगे, इस 24 में से माइनस करेंगे 14, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 यूनिट, यानी अभी जो है 10 यूनिट पानी भरना बाकी रह गया। अब देखिए नल ए को बंद कर दिया जा रहा है, यानी अब जो है कौन सा नल चल रहा है, नल बी। तो देखिए नल बी को 10 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा, हमसे जो है वही समय पूछ रहा है। तो देखिए नल बी जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है, नल बी जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है, तो 10 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा। हम क्या करेंगे, नल बी की इफिशियंसी से 10 यूनिट में अगर भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से 5 बार में जाएगा, ये 2 से 2 बार में, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 5/2, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 5/2 घंटा। हम इसे लिख सकते हैं 2 सही 1/2 घंटा, यानी शेष पानी जो है नल बी कितना समय में भर देगा, 2 सही 1/2 घंटा में भर देगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 सही 1/2 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति 18 किलोमीटर पर घंटा की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। हमें क्या निकालना, समय निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में स्पीड क्या दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर घंटा, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है। हमें डिस्टेंस कितना दिया है 90 किलोमीटर, हमें डिस्टेंस कितना दिया 90 किलोमीटर, और हमसे पूछ क्या रहा है, यात्रा का हमसे टोटल टाइम पूछ रहा है। तो देखिए हमें स्पीड दिया हुआ है और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है कि प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए व्यक्ति जो है 6 मिनट के लिए रुकता है। तो देखिए अगर घोड़ा बदलने के लिए वह प्रत्येक 7 किलोमीटर पर 6 मिनट के लिए नहीं रुकता तो 18 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 90 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लग जाता। तो देखिए हम यहाँ समय निकालने के लिए क्या करेंगे, समय निकालने के लिए हम डिस्टेंस हमें क्या दिया 90 किलोमीटर, डिस्टेंस में हम स्पीड से भाग देंगे, स्पीड क्या दिया 18 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए 18 से 90 कितने बार में जाएगा, 5 बार में, यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा 5 घंटा। यानी प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट के लिए अगर व्यक्ति नहीं रुकता तो उस यात्रा को 5 घंटा में पूरा कर लेता। लेकिन हमें कंडीशन दिया हुआ है कि प्रत्येक 7 किलोमीटर पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट के लिए रुक रहा है। तो देखिए टोटल जो दूरी दिया हुआ है 90 किलोमीटर का दिया हुआ है। तो देखिए 90 किलोमीटर में वह घोड़ा बदलने के लिए कितना बार रुकेगा। देखिए 7 किलोमीटर पूरा होने पर जो है एक बार घोड़ा बदलने के लिए रुक रहा है, तो 90 किलोमीटर में वह कितना बार घोड़ा बदलेगा। हम अगर इसे 7 से काटेंगे तो ये 7 से पूरे नहीं कटेगा। तो देखिए 12 से क्या होगा 84, यानी 90 के करीब क्या हो जाएगा 7 से कटने वाला 84, यानी वह 12 बार घोड़ा बदलेगा। अब देखिए एक बार घोड़ा बदलने में वह 6 मिनट का समय ले रहा है, तो 12 बार घोड़ा बदलने में वह कितना समय लेगा, 12 गुने 6 मिनट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 मिनट। ये कितना हो जाएगा 72 मिनट हो जाएगा। अब देखिए 72 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 72 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट लिख सकते हैं, 1 घंटा 12 मिनट। अब देखिए उस दूरी को तय करने में 5 घंटा का समय लग रहा है और घोड़ा बदलने में 1 घंटा 12 मिनट का टोटल समय लग रहा है, यानी उस यात्रा में उसे टोटल जो है कितना समय लग जाएगा, उस यात्रा में टोटल जो है 6 घंटा 12 मिनट का समय लग जाएगा। उस यात्रा में उसे टोटल जो है 6 घंटा 12 मिनट का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 घंटा 12 मिनट निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक नाव नदी की धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है तथा धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है।
नदी की धारा की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? नदी की धारा की चाल निकालना है। तो देखिए, जब भी कभी नाव धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है? नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाता है। और जब भी कभी नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है? नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाता है। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में नाव जो है 1 घंटा में 8 किलोमीटर जाती है, यानी 1 घंटा में 8 किलोमीटर जा रही है, यानी नाव का स्पीड क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रही है, यानी धारा के विपरीत दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए, जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या होगा? नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि नाव का जो स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा है और जो धारा की स्पीड है y किलोमीटर पर घंटा है। तो जब धारा की दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा? नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी धारा की दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 1 घंटा में 8 किलोमीटर जाती है, यानी स्पीड हमें क्या दिया है? 8 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। अब देखिए, जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा? नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी स्पीड क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा, यानी धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा में 2 किलोमीटर जाती है, यानी हमें स्पीड क्या दिया है? 2 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। अब देखिए, हमसे पूछ क्या रहा है? नदी की धारा की चाल पूछ रहा है, यानी हमसे y का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, इन दोनों इक्वेशन से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए, y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करेंगे। अब देखिए, माइनस करेंगे तो हमारा सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए, प्लस का x और माइनस का x आपस में कट जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2y। हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 2 से 6 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में, यानी यहाँ से y क्या निकल के आ जाएगा? 3 किलोमीटर पर घंटा। यानी नदी की धारा की चाल क्या निकल के आ गया? 3 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 3 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन यदि 4x इक्वल टू सेक थीटा तथा 4/x इक्वल टू टेन थीटा हो तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा? अब देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x इक्वल टू सेक थीटा। 4x इक्वल टू हमें क्या दिया है? सेक थीटा दिया है। तो हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू सेक थीटा बटा हम 4 लिख सकते हैं। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दूसरा दिया हुआ है 4/x इक्वल टू टेन थीटा। तो देखिए, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, 1/x इक्वल टू टेन थीटा बटा हम 4 लिख सकते हैं। अब देखिए, हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। हमसे पूछ क्या रहा है? 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है। अब देखिए, हमें x और 1/x का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहाँ x और 1/x का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 8 इंटू एक्स के जगह अगर हम सेक थीटा बटा 4 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, माइनस ये हमारा क्या है? 1/x इक्वल टू क्या है? 10 स्क्वायर बटा 4 है। तो देखिए, 1/x का स्क्वायर है यहाँ, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा बटा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब देखिए, हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? हम इन दोनों में से 1/16 कॉमन ले सकते हैं, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 8/16 इंटू ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए, एक हमारा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम यहाँ अगर पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये 8 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 गुने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। हम इसमें अगर 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1/2, यानी यहाँ से हमारा
8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 1/2 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1/2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। हमें क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ एक कंडीशन को समझते हैं। देखिए प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं होता है, क्योंकि आयत के अंदर एक हमारा कंडीशन होता है कि आयत का प्रत्येक जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन समांतर चतुर्भुज के अंदर ऐसा हमारा कंडीशन नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो भी सकता है और 90 डिग्री नहीं भी हो सकता है। इसीलिए प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं होता है। अब देखिए यहाँ हमें इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। अब देखिए एक हमारा ABCD समांतर चतुर्भुज है, जिसकी हमें भुजा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और हमें क्या दिया, 7 सेंटीमीटर। और इस समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण की हमें लंबाई दिया है, एक विकर्ण की हमें लंबाई क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर। एक विकर्ण की हमें लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए इस समांतर चतुर्भुज का हमें बेस पता है, अगर हमें हाइट पता होता तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन हमें क्वेश्चन में हाइट नहीं दिया है। तो देखिए हम यहाँ इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए एक हमारा ABC ये हमारा क्या बन जा रहा है, त्रिभुज बन जा रहा है। अब देखिए इस त्रिभुज के तीनों भुजा की हमें लंबाई पता है, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, हमें त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई पता है, तो हम यहाँ हीरोज फार्मूला लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए हीरोज फार्मूला के लिए हम सबसे पहले इस त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई का हम योग करते हैं और उसमें 2 से भाग देते हैं, तो हमारा सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाता है। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 + 15 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी सेमी पेरीमीटर कितना निकल के आ गया, 21 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब देखिए हीरोज फार्मूला हमारा क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। अब देखिए ए बी और सी क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई। अब देखिए हमें एस का वैल्यू पता चल गया और हमें क्वेश्चन में त्रिभुज के तीनों भुजा की हमें लंबाई दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से हमारा एस कितना है, 21 है। अब देखिए एस में से हम किसी एक को ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। तो देखिए हम 15 को ए मान लेते हैं। तो देखिए एस में से यानी 21 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम 21 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 21 में से यानी एस में से बी माइनस करेंगे, 21 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसके बाद हम 21 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम इस 21 को क्या लिख सकते हैं, हम इस 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7 लिख सकते हैं। इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख सकते हैं। और इस 14 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7 गुने 2। अब देखिए इस रूट अंडर के अंदर 2 3 है, 2 2 है और 2 7 है, तो हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो हमारा 1 3 बाहर निकल के आ जाएगा, 1 7 बाहर निकल के आ जाएगा और 1 2 हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 21 में 2 से गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यानी यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या निकल के आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कितना होगा, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा था समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज A B C D का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अगर हम
दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल गया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 4 घंटी क्रमशः 12, 18, 24 और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। एक बार एक साथ बजने के कितने समय बाद वे दोबारा एक साथ बजेंगी? तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय अंतराल दिया हुआ है हम उस समय अंतराल का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हमारा समय अंतराल क्या दिया हुआ है? हमारा समय अंतराल दिया हुआ है 12 सेकेंड, दूसरा क्या दिया है 18 सेकेंड, तीसरा क्या दिया है 24 सेकेंड और चौथा क्या दिया है 30 सेकेंड। तो हम सबसे पहले इन चारों समय अंतराल का हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम इन चारों समय अंतराल का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का हम फैक्टर करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है 30 है, तो हम 30 का फैक्टर करेंगे तो 30 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा। उसके बाद 24 का हम फैक्टर करेंगे, 30 से छोटा कौन है 24 है, तो हम 24 का फैक्टर करेंगे तो देखिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुने 4। अब देखिए 2 गुने 3 हमारा क्या है 6 है, यानी यहाँ हमारा 6 है, हमें 4 लेना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ 4 लेंगे यानी 2 गुने 2 लेंगे। उसके बाद क्या है 18 है, तो देखिए हम 18 को क्या लिख सकते हैं 6 गुने 3, यानी 2 गुने 3 हमारा क्या है 6 है, हमें जो है 1 3 लेना पड़ेगा, हमें जो है 1 3 लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या है 12 है, तो देखिए हम 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने 3, 2 गुने 2 हमारा क्या है 4 है और 3 भी है यानी 12 है। अब देखिए हम यहाँ गुना कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 5 30, 30 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120, 120 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 360। यानी हमें समय अंतराल दिया हुआ था 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड और 30 सेकेंड, तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आ गया 360 सेकेंड। एलसीएम कितना निकल के आ गया 360 सेकेंड। अब देखिए 360 सेकेंड को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 मिनट हो जाएगा। मिनट में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 मिनट। तो देखिए चारों घंटी एक बार एक साथ बजना शुरू होंगी, उसके 6 मिनट बाद दोबारा जो है फिर से एक साथ बजेंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 6 मिनट बाद। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपया हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपया हो जाती है, वह धनराशि है। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया 2 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपया हो जाती है, यानी 2 वर्ष बीत चुका है, उसके 5 और वर्षों बाद जो है राशि 1020 रुपया हो जाती है, यानी 7 वर्ष बाद का हमें अमाउंट क्या दिया है 1020 रुपया। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 2 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया है। 2 वर्ष बाद का हमें अमाउंट कितना दिया है, 2 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया हुआ है 720 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 7 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया है। 7 वर्ष बाद का हमें अमाउंट कितना दिया है, 7 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया हुआ है 1020 रुपया। 1020 रुपया हमें दिया हुआ है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए साधारण ब्याज के दर से जब ब्याज काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल समय कितना हो गया 2 वर्ष बाद, और ये जो है 7 वर्ष बाद, यानी समय का अंतर कितना हो गया 5 वर्ष हो गया। यहाँ जो है समय का अंतर कितना हो गया 5 वर्ष। अब देखिए 5 वर्ष में यहाँ जो है टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ राशि जो है 720 से ये कितना हो गया 1020, यानी यहाँ जो है 5 वर्ष में टोटल ब्याज कितना मिल गया 300 रुपये का। यहाँ जो है 5 वर्ष में टोटल ब्याज कितना मिल गया 300 रुपये का। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है, यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से काउंट हो रहा है। तो देखिए 5 वर्ष में 300 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 5 वर्ष में 300 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा, 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा 60 रुपये का। 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा 60 रुपये का। तो देखिए हम इस 2 वर्ष के अमाउंट में से अगर 2 वर्ष का हम एसआई जो है माइनस कर दें, 2 वर्ष का हम एसआई माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1 वर्ष में एसआई कितना मिल रहा है 60 रुपये का, तो 2 वर्ष में कितना मिल जाएगा 120 रुपये का। तो हम इसमें से अगर माइनस कर दें 120 तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब देखिए 720 में से 120 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 600 रुपया।
यानी यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, 600 रुपये निकल के आ गया। और हमसे पूछ के आ रहा था, प्रिंसिपल पूछ रहा था, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 600 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से 20% अधिक है, तो हम यहाँ से अंकित मूल्य और लागत मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से MP और CP का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि वस्तु का CP अगर 5 यूनिट है तो MP क्या होगा, 5 पे 1 ज़्यादा, यानी कितना होगा, 6 यूनिट। यानी MP अगर 6 यूनिट होगा तो CP कितना होगा, 5 यूनिट होगा। तो देखिए यहाँ से हमारा MP और CP का रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है और हमसे पूछ के आ रहा है प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें जो है MP और CP का रेशियो पता है और हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो हम इस कंसेप्ट से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। देखिए हमारा MP कितना है, MP है 6 यूनिट, तो CP कितना है, 5 यूनिट है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी 100 प्लस का P बटा, हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट कितना दिया, 10%। यानी 100 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे, 100 में से 10 माइनस करेंगे। अब देखिए हम यहाँ से इस इक्वेशन से P का वैल्यू यानी प्रॉफिट परसेंट हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से अगर माइनस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6/5 इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस P बटा, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखिए 5 से 90 कितने बार में जाएगा, 18 बार में। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, अगर क्रॉस गुना करेंगे तो 18 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 108 इक्वल टू 100 प्लस P हो जाएगा। अब देखिए 100 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 108 में से अगर हम 100 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया, 8% निकल के आ गया। हमसे पूछ के आ रहा था प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या निकल के आ गया, 8% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, उसकी बचत कितनी प्रतिशत बढ़ेगी। हमें क्या निकालना, बचत में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो हम यहाँ से व्यक्ति के इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का हम रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से व्यक्ति के इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का हम रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जो इनकम होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। व्यक्ति का जो इनकम होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। और हमें क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 75%। तो देखिए सेविंग कितना हो जाएगा, इनकम क्या है, 100% है, एक्सपेंडिचर कितना है, 75%, तो सेविंग कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो ये 25 से 4 बार में जाएगा, ये 25 से 3 बार में, और ये 25 से 1 बार में। यहाँ से हमारा इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या निकल के आ गया, 4:3:1। यानी इनकम अगर 4 यूनिट होगा तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3 यूनिट, और सेविंग कितना होगा, 1 यूनिट। इनकम अगर 4 यूनिट होगा, इनकम जो है अगर 4 यूनिट होगा तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर 3 यूनिट होगा, और सेविंग कितना होगा, 1 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उसकी आय जो है 20% बढ़ जाती है। आय कितना बढ़ रही है, 20%। आय जो है 20% बढ़ रही है। आय कितना से बढ़ जा रही है, आय जो है 20% से बढ़ जा रही है। आय जो है 20% से बढ़ जा रही है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि वह अपना एक्सपेंडिचर जो है 10% से बढ़ा रहा है। एक्सपेंडिचर जो है 10% से बढ़ा रहा है, एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका सेविंग जो है कितना प्रतिशत से बढ़ जाएगा।
तो देखिए यहाँ जो है इनकम में 20% का वृद्धि हुआ, लेकिन एक्सपेंडिचर में 10% का वृद्धि कर रहे हैं, यानी यहाँ सेविंग कितना कर रहे हैं, यहाँ जो है 10% का सेविंग कर रहे हैं। यहाँ जो है इनकम में 20% का वृद्धि हो रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर में 10% का वृद्धि कर रहे हैं, यानी यहाँ सेविंग कितना कर रहे हैं, यहाँ जो है 10% का सेविंग कर रहे हैं। यहाँ जो है इनकम में 20% का वृद्धि हो रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर में 10% का वृद्धि कर रहे हैं, यानी यहाँ सेविंग कितना हो रहा है 10% का। और यहाँ जो इनकम में 20% का वृद्धि हो रहा है वो पूरा क्या हो रहा है, सेविंग हो रहा है, यानी उसका टोटल जो है सेविंग कितना हो जाएगा, टोटल जो है सेविंग में प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा 20% प्लस का 10% प्लस का 10% प्लस का 10% हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा 50%, यानी उसके सेविंग में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, 50% का वृद्धि हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 50% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।